सबको नमस्ते। हम लोगों का रेशियो चल रहा था। रेशियो में हम लोग लास्ट एक्टिविटी रेशियो कर रहे थे। तो वो एक्टिविटी रेशियो में हमने शीट जो दिया था उसमें होमवर्क दिया था, कर लिया। उसमें कोई डाउट्स है तो पहले डाउट्स पूछ लो, नहीं तो फिर आगे का कहानी शुरू करेंगे। एग्जाम चल रहा है, नहीं कर पाए, हम लोग भी नहीं कर पाए। उसमें कुछ प्रैक्टिस करवाए थे हम कुछ दूर तक, तो है ना। तो उसमें और प्रैक्टिस करना है। अभी दिखाओ मेरे को शीट जरा, उधर वाला नहीं लाए, तुम लाए हो? कहाँ तक कराए थे मुन्ना, बताओ जरा। इसमें काफी दूर तक हम लोग कर लिए थे ना, कितना 64 तक, तब तो हो ही गया पूरा। और कुछ तो बचे, वर्किंग कैपिटल केवल बचा था ना। तो वर्किंग कैपिटल का इसमें कुछ करना नहीं था, वर्किंग कैपिटल करना है और वहां पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल निकालना है, डिवाइड दे देना था। तो ये शीट हो से हो जाएगा। अगर मान लो कोई दिक्कत अगर बनती है तो आप उसको मार्क करके रिवीजन वाले क्लास में पूछ लेंगे, क्योंकि सारा चैप्टर का रिवीजन होगा बताए थे। तो जब रिवीजन होगा तो उसमें पूछेंगे रिवीजन शीट, रिवीजन का क्लास। रिवीजन पहले सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा फिर रिवीजन शुरू कर देंगे। अच्छा, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिडम्पशन, वो 2 से 3 क्लास में खत्म होगा। उसके बाद फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे और फाइनल अकाउंट के बाद में कॉम्परेटिव कॉमन साइज पढ़ेंगे, या कॉम्परेटिव कॉमन साइज पहले करा देंगे फिर फाइनल अकाउंट कराएंगे, क्योंकि कॉम्परेटिव कॉमन साइज एक दिन का चीज है और जितना समय बचेगा उसको फाइनल अकाउंट में लगा लेंगे, थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में तुम लोगों का रिवीजन शीट एक एक दे देंगे, एक एक आप सॉल्व करेंगे और 10 ईयर का पेपर कुछ सॉल्व कराया जाएगा। जब तक जान है तब तक कुछ ना कुछ तो करते ही रहेंगे। एग्जाम फैब तक तो क्लास चलेगा ही पूरा, है ना। तुम लोग को ज्यादा समय मिला इस बार पढ़ने का। पिछले इस बार मार्च से क्लास शुरू हो गया था और पूरा फैब मतलब 13 महीना समय मिला, और अब मार्च में एग्जाम हो रहा है। पिछले साल तो अप्रैल से क्लास शुरू हुआ था, तो उन लोग को 11 महीना ही मिला था। ठीक है, जो भी है। अच्छा सुनो इधर, बहुत बकवास हो गया। अब हमारा चौथा जो रेशियो है, चौथा रेशियो हम शुरू कर रहे हैं। इसमें 7 रेशियो है। तो इसमें ना 7 रेशियो में, सुनो मेरी बात, 7 रेशियो में 5 रेशियो बहुत इजी इजी हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता। 5 रेशियो तो हम बहुत धड़ाधड़ निकाल लेंगे, है ना। और 1-2 रेशियो बचता है, उसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट चलता है, तो वो आखिरी में कराएंगे। सब बच्चे आ जाएंगे, अगले दिन करा देंगे, ठीक है ना। तो आज थोड़ा थोड़ा हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे, थोड़ा धीमा चलेंगे, जैसे तेज भागते वैसा तेज नहीं चलेंगे, क्योंकि लोग आए नहीं है तो इसलिए थोड़ा दिक्कत है। आज खालसा वाले सारे आए नहीं, क्योंकि उन लोग का एग्जाम शुरू हो गया शायद, है ना। अच्छा, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का क्या मतलब है? हम लोग ने पहले देखो, यहाँ पे एक बार रिवीजन अगर लेना चाहो मेरे साथ, तो हम एक बार रिवीजन लेना चाहते हैं, देखते हैं सबका फॉर्मूला याद है कि नहीं। हमको भी थोड़ा थोड़ा याद होना चाहिए, मास्टर जी लोग को थोड़ा थोड़ा याद होना चाहिए, बच्चा लोग को ज्यादा याद होना चाहिए। हमने सबसे पहले जो रेशियो पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था? करंट रेशियो। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था बताओ? करंट रेशियो, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? हम खाली फॉर्मूला ही पूछ रहे हैं, बाकी उसका एक्सप्लेनेशन नहीं। करंट एसेट, करंट एसेट्स बाय करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। दूसरा रेशियो हमने पढ़ा था क्विक रेशियो। क्विक रेशियो को हम लोग एक और नाम से जानते थे, जिसका नाम है एसिड टेस्ट रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या बताया था आपने? ठीक है, वेरी गुड। क्विक एसेट्स, क्विक एसेट्स बाय करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज। अच्छा, तीसरा रेशियो हम पढ़े थे सॉल्वेंसी रेशियो में। सॉल्वेंसी रेशियो में पहला रेशियो क्या पढ़े थे मौसम? डेट इक्विटी, डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो में क्या निकालते थे? डेट बाय इक्विटी ना, डेट बाय इक्विटी। और इसमें क्या होता था? बाहर वालों का पैसा और हम लोगों के पैसा का कंपैरिजन था। इसके बाद चौथा रेशियो हमने पढ़ा था टोटल एसेट टू डेट रेशियो, है ना। एक ही बात है, आप ऊपर नीचे बदल लो। डेट टू टोटल एसेट, डेट टू टोटल एसेट्स। इसमें क्या होता था? हमारे पूरे एसेट्स का कंपैरिजन हम किससे कर रहे थे? डेट से। इसके बाद हमने पढ़ा था 5वां नंबर प्रोपराइटरी रेशियो। प्रोपराइटरी रेशियो में हमने कंपैरिजन किया था इक्विटी का, यानी शेयर होल्डर फंड का टोटल एसेट्स के साथ, ठीक है ना। इसके बाद एक रेशियो हमने और बढ़ा था, क्या बढ़ा था इसमें? वेरी गुड, हाँ देख देख के बोलते रहो, ठीक है ना। इंटरेस्ट कवरेज, कवरेज रेशियो। इनका ना फॉर्मूला आपको सब तो लिखाया हुआ है और बॉक्स हमने बना के रख दिया था, तो उस बॉक्स में आप फॉर्मूला लिख लेंगे, एक्सप्लेनेशन करके लिख लेंगे। इंटरेस्ट कवरेज में क्या था? नेट प्रॉफिट
क्या था बताओ? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट और टैक्स भरने के पहले हमारा कितना प्रॉफिट था, और डिवाइड बाई फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस, ठीक है, यही था ना। ये 6 रेशियो तो आपको याद हो गया होगा। याद है आदित्य? याद है थोड़ा थोड़ा? तो यही तो बात है, सीरियस है। तुम लोगों को यही लगता है कि चलो आज नहीं कल कर लेंगे, आज नहीं कल के चक्कर में ही खराब होता है। अगर डेली का डेली काम करते चलो ना। ये 6 याद है ना? इसके बाद 4 रेशियो और पढ़े थे। क्या क्या पढ़े थे बताओ भाई? हाँ बताओ, मेरे को याद है। बोलो बोलो। हाँ, एक तो इन्होंने कहा 6 के बाद इधर 7वां नंबर बता रहे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इससे ये एक्टिविटी रेशियो आ गया था, याद है? इन्वेंट्री टर्नओवर। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला सीधी का बताएगी। बताओ बच्चा क्या था? कितने का मेरा माल बना, कॉस्ट ऑफ RFO, ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाई एवरेज इन्वेंट्री। ये हम अभी जस्ट रिवीजन ले रहे हैं पीछे का जो पढ़ा चुका है। इसमें एज भी निकाले थे, इन्वेंट्री का एज। अरे बात नहीं, इसका एज कैसे निकाले थे? 365 बोलो डिवाइड बाई ये जो रेशियो निकलेगा ऊपर, यही वाला डिवाइड देते हैं। इसके बाद क्या था 8 नंबर में हमारा ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल रेशियो, टर्नओवर रेशियो होता है। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कैसे निकालते हैं इसको मौसम? टर्नओवर रेशियो कैसे निकले भाई बताओ? क्रेडिट में कितना सेल हमने किया, क्रेडिट सेल यानी क्रेडिट RFO ना, और डिवाइड बाई एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। इससे ये पता चलता है कि इतने का माल बेचने के लिए इतने का हमारा पूरा साल में फंसा रहा। इसमें भी एवरेज कलेक्शन पीरियड निकाले थे, याद है? एवरेज कलेक्शन पीरियड कैसे निकलता था हमारा? एवरेज कलेक्शन पीरियड निकला था 365 डिवाइड बाई ये जो रेशियो ऊपर निकाल के आए हो ये रेशियो। इसके बाद हमने 9वां नंबर एक क्वेश्चन निकाला था ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। ये ना रेशियो चैप्टर उनको इजी लगेगा जिनका बैलेंस शीट अच्छे से पकड़ है कि किसको क्या बोलते हैं, किसको करंट एसेट कहते हैं, किसको करंट लायबिलिटी बोलते हैं। ये पकड़ जिसकी रहेगी 11 से उनको पता चलेगा। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो में क्या निकालते हैं? क्रेडिट कितने का हमने उधारी माल खरीदा और उसके अगेंस्ट हमने कितने क्रेडिटरों को फंसाए रखा, यानी एवरेज मेरे पास कितने हो गए ट्रेड पेबल। इनमें एवरेज हम लोग पेमेंट पीरियड निकाले थे, याद है? एवरेज पेमेंट पीरियड निकाले थे। एवरेज पेमेंट पीरियड कैसे निकला था? 365 डिवाइड बाई ये जो रेशियो निकलता है। लास्ट रेशियो इसमें हम लोग पढ़े थे वर्किंग कैपिटल रेशियो ना, वर्किंग कैपिटल रेशियो। वर्किंग कैपिटल रेशियो का फॉर्मूला बताओ मौसम? बोलो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सेल, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाई वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ये 10 फॉर्मूला तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है? इसके आगे की कहानी आज है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो मेरे को नहीं लगता रेशियो चैप्टर कठिन है। रेशियो का 1 2 3 शीट हम लोग सॉल्व कर ही चुके हैं। थोड़ा बड़ा चैप्टर है, सवाल में दम नहीं है ज्यादा। हमने किया था ना, ज्यादा कुछ कठिन नहीं था, जोड़ घटाव जैसा है लेकिन आपको कॉन्सेप्ट में आना चाहिए। तो आज जो हम लोग शुरू कर रहे हैं, आपके पास शीट है, उस शीट में हम लोग शुरू कर रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। जिन लोगों को कंपनी के प्रॉफिट से मतलब है, जिन लोग कंपनी में प्रॉफिट के लिए जुड़ते हैं, उनको ये लोग ये रेशियो देखते हैं। जैसे शेयर में जब हम शेयर खरीदते हैं तो शेयर जब आप सीखेंगे शेयर के बारे में, कैसे शेयर के देखते देखते, तो वहां पे प्रॉफिट अर्निंग EPS वगैरह आप आज पढ़ेंगे आपको, तो वो सब रेशियो वहां पे देखा जाता है कि भाई बहुत सारे रेशियो देखे जाते हैं और वहां पे सिखाया जाएगा आपको। जब सीखेंगे आप तो उससे पता चल जाता है कि कंपनी अच्छे हालत में है या अच्छा करेगी या बुरा कर रही है। रिपोर्ट देखना सीखेंगे, वहां पे पता चलेगा।
तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में कह रहे हैं या इनकम रेशियो, कंपनी कितना इनकम कर रही है, तो कंपनी के पास बहुत तरह के इनकम होते हैं, वो बारी बारी से सब इनकम को समझेंगे क्या है और उसके बाद में शुरू करेंगे। जैसे इन्होंने पहले लिखा है द मेन ऑब्जेक्ट, मिला आपको, हम पढ़ें शुरू करें, तो शीट में पढ़ रहे हैं द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ एवरी बिजनेस कंसर्न इज टू अर्न प्रॉफिट। हर बिजनेस का एक एम, मेन एम तो हमारा प्रॉफिट करना ही है। हम धंधा करते किस लिए, इसीलिए तो करते हैं कि भाई हम प्रॉफिट कमा लेंगे। A business must be able to earn adequate profit in relation to the capital invested in it। मतलब कहता है कि हर बिजनेस जितना कैपिटल एम्प्लॉय करता है, आपको याद है एक चीज छोड़ के आए थे, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, याद आ रहा है, गुडविल में भी बोले थे और इसमें भी एक रेशियो में आया था, तो हम बोले अभी काम चलाओ सीख लो, आगे के रेशियो में हम लोग फुल डिटेल में सीखेंगे, तो अब इसमें सीखना पड़ेगा। तो एक आदमी जितना कैपिटल इन्वेस्ट करता है उसका एडिक्वेट अमाउंट, सही मात्रा में कितना प्रॉफिट आना चाहिए उसका इच्छा होता है। The efficiency and the success of a business can be measured with the help of the profitability ratio। तो कह रहा है कि वो कितना इफिशियंट है, कितना दक्ष है जो बिजनेस कर रहा है, कितने अच्छे तरीके से बिजनेस कर रहा है, और उसका ग्रोथ कितना अच्छा है, सक्सेस कितना अच्छा है, ये उसके प्रॉफिट से ही पता चलता है। आज है ना भाई, जो ज्यादा पैसा वाला व्यक्ति ज्यादा सक्सेसफुल माना जाता है, चाहे वो गंवारी क्यों ना हो। हमारे यहाँ पे कुछ कुछ परिभाषाएं, वो एक है ना हिंदी के लेखक हरिशंकर परसाई, नाम सुना है, और तुम लोगों के उसमें शायद एक आध पाठ होगा उनका, भेड़ भेड़िया, याद आया। तो हरिशंकर परसाई का उन्होंने लिखा है कि हमारे यहाँ पे पढ़ा लिखा उसको माना जाता है जिसका सरकारी नौकरी लग गया हो। सरकारी नौकरी पढ़ा लिखा होने का, नौकरी पाना पढ़े लिखे होने का पैमाना है। गोरे लोग सुंदर होते हैं, ये माना जाता है हमारे भारत में कि गोरे लोग सुंदर होते हैं, और अंग्रेजी बोलने वाले बहुत पढ़े लिखे होते हैं। तो लंदन में, विदेशों में जो झाड़ू लगाते हो भी तो अंग्रेजी बोलते हैं, तो क्या करें, वो ज्यादा पढ़े लिखे, ज्यादा समझदार हैं। तो ये हमारे देश में कुछ पैमाना है, ऐसे ही जो पैसा कमा लिया है वो सक्सेसफुल माना जाता है। तो भाई सक्सेसफुल बन के दिखाओ, ठीक है ना, सक्सेसफुल वही वाला भाई जो तुम कह रहे हो। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में हम लोगों को कुल 7 तरह का रेशियो पढ़ना है, जिसमें सबसे पहले जीपी रेशियो है। इसके बारे में आप बचपन से सुनते आए हैं, एकदम जब फाइनल अकाउंट बनाए थे तब से समझते हैं, तो वही वाला है, कुछ नया नहीं है। जीपी रेशियो है, उसके बाद ऑपरेटिंग रेशियो है, नेट प्रॉफिट रेशियो है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है, अर्निंग पर शेयर ईपीएस बोलते हैं इसको, और अर्निंग पर प्राइस अर्निंग रेशियो, और उसके बाद रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आरओआई पढ़ के ही आए होंगे आप लोग, ये सब छोटा छोटा पढ़े हैं, जो नहीं पढ़े कोई बात नहीं, हम लोग पढ़ेंगे, ऐसा नहीं छोड़ के भागेंगे। इसमें हम लोग पहले 5 पढ़ेंगे, जिसमें ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो को थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। कारण क्या है, इन दोनों में रिलेशन है, बाकी चीजों में तो रेशियो में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन इन दोनों में इंटरनल रिलेशन है, इसलिए इसको आखिरी में बढ़ाएंगे। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ रहे हैं जीपी रेशियो, आपको मिला है ना जीपी रेशियो। तो जीपी रेशियो में क्या कह रहे हैं, दिस रेशियो स्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉफिट एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मतलब यहाँ पे प्रॉफिट जब निकाल रहे हैं, कह रहा है जीपी रेशियो मतलब दिखा रहा है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट तो आप जानते ही हैं कि डायरेक्ट इनकम डायरेक्ट एक्सपेंसेस को मैच किया, जो बच गया वो ग्रॉस प्रॉफिट है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अभी हमने कुछ भी नहीं घटाया है, तो यहाँ पे हमारा जो जीपी निकलेगा उसके अगेंस्ट हमने कितने का सेल मारा है, पूरे साल में हमने कितने का सेल करके कितना रुपया जीपी कमाया है, ये उसके रेशियो का दिखाता है। और ये सारे रेशियो जो निकालेंगे आप परसेंटेज में निकलेगा, समझ में आया। तो नीचे देखो लिखा है दिस रेशियो एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट इज नेट सेल। तो नेट सेल मतलब सेल माइनस रिटर्न, अगर कुछ रिटर्न रहेगा तो वो माइनस कर देंगे। दिस रेशियो इज कंप्यूटेड एंड प्रेजेंटेड इन द परसेंटेज, ये तो आप जानते ही हैं परसेंटेज। द फॉर्मूला ऑफ द कंप्यूटिंग रेशियो इज, आप बॉक्स के अंदर फॉर्मूला लिखिए फटाफट से, लिखो ग्रॉस प्रॉफिट, बॉक्स के अंदर लिखो ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो का फॉर्मूला आप लिख लीजिए। ग्रॉस प्रॉफिट यहां पे लिखें, मिटा दे रहे हैं इसको, पहले रुक जाओ। जीपी रेशियो का फॉर्मूला आप लिखिए, पहले जीपी रेशियो और एनपी रेशियो के सवाल कुछ करेंगे, जीपी रेशियो एनपी रेशियो के। पहला फॉर्मूला इसमें लिख रहे हैं जीपी रेशियो। जीपी रेशियो, रौनक बताओ क्या फॉर्मूला बताए। एक तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट इज नेट सेल, हमारा नेट सेल इनटू
100, और जो भी आएगा वो परसेंटेज में आंसर होगा। ठीक है, परसेंटेज में आंसर होगा। तो आगे बढ़े। अब ये जीपी कैसे निकालते हैं, इसका नीचे कुछ इंफॉर्मेशन लिखा होगा आपके शीट में कि ये जीपी किसको मानते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का आपका दो तरीका। कैसे निकालते हो ग्रॉस प्रॉफिट, भाई आपको याद ही होगा, आप ट्रेडिंग काउंट की तरह से सोचोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हो, ओपनिंग स्टॉक है ना, फिर उसके बाद परचेज, फिर परचेज और फिर सारा का सारा खर्चा, और उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है ना, इससे क्या निकल जाता था हमारा, सीओजीएस। याद आ रहा है। तो सेल, अब सीओजीएस यहाँ पे देखो सेल होता है, तो सेल से अगर मिल गया और उस सेल इसमें मिला है, कॉस्ट ऑफ सीओजीएस मिल जाए और प्रॉफिट मिल जाए, उससे ही तो सेल आ जाएगा। समझ में आया क्या बोल रहे हैं, कॉस्ट ऑफ कितने का माल बना और कितना हमने प्रॉफिट किया है, इन दोनों को जोड़ के क्या बन जाएगा, सेल बन जाएगा। तो यहाँ पे वही देखो लिख रहे हैं क्या चीज, कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस सीओजीएस। आप देखो इसको ना थोड़ा बना देते हैं, प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकाल रहे हैं बताओ। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बताया बताओ। सेल, हमारा जो सेल आया, सॉरी क्या बोल रहे हैं हम, क्या होगा यहाँ बताओ, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है, सेल माइनस सीओजीएस। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी आरएफओ जो है आपका, जितने का माल बेचा और उसमें से जितने का माल कॉस्ट ऑफ आरएफओ घटा देंगे तो बन जाएगा। और ये कॉस्ट ऑफ आरएफओ निकालने का तरीका आपको सिखाया गया है। कॉस्ट ऑफ आरएफओ कैसे निकलता है, आप पढ़े हैं, कॉस्ट ऑफ आरएफओ निकालने का तरीका क्या दिखाए थे बताओ, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस जितना भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो माइनस करो, उस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इससे आपका निकल जाएगा। नीचे लिखा हुआ है सारा, वो तो हमने जस्ट ऐसे लिखा है, शीट में सारा लिखा है, शीट डाउनलोड कर लेना, जो भी देख रहे हैं उनको भी बता रहे हैं कि भाई ये घसीट के क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि सारा शीट में लिखा हुआ है, हम आपको जस्ट उतारने के लिए यहाँ पे बता रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आरएफओ से, आप क्या करोगे, सीओजीएस माइनस करोगे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस करोगे। अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकलता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो ट्रेडिंग के जो खर्चे होते हैं उनको जोड़ के क्लोजिंग स्टॉक घटा दोगे तो कितने का माल बना। ये पीछे चर्चा कर चुके हैं, इसलिए हम स्किप कर रहे हैं, इतना डिटेल में नहीं जा रहे, क्योंकि इसके पहले वाले रेशियो में हमने इस पर डिटेल चर्चा की थी कि वो दो तरह से सीओजीएस हमारा निकलता है, तो सीओजीएस निकल जाएगा। और सीओजीएस निकालने का और तरीका होता है, ये वाला इधर लेके चले आओ, बस सिंपल सा बात है, मतलब आरएफओ में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दोगे तो भी तो सीओजीएस निकल जाएगा। सीओजीएस का क्या मतलब है मुन्ना, सीओजीएस का क्या मतलब है, गुड सोल्ड, जो माल बिका उसकी कॉस्टिंग कितनी है, यानी वो माल बना कितने का है। तो इसको बनाने का निकालने का दो तरीका है, एक तो ऐसे निकाल लो कि जितने का माल बिका है और उसमें जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट हटा दो तो जो बचा वो सारा माल बनने का खर्चा है। और एक तरीका है कि हम ट्रेडिशनल वे में जैसे ट्रेडिंग काउंट को निकालते हैं कि साल के शुरुआत में इतने का कच्चा माल था, इतना खरीदा, इतने खर्चे किए और इतना माल बचा हुआ है, तो इससे हमारा भी बन जाता है। तो ये फॉर्मूला बन गया। नीचे एक लाइन लिखा है नोट बोलकर, आप पढ़ेंगे, इट इज टू बी नोटेड दैट, आपको ये नोट रखना है दिमाग में कि जहां ये जीपीएनपी की बात चल रही है या कहीं भी स्टॉक की बात चल रही है, तो स्टॉक लिखते समय बैलेंस शीट में तो हमारे पास स्पेयर पार्ट का भी स्टॉक बच जाता है, पैकिंग मटेरियल का भी स्टॉक बच जाता है, और भी बहुत सारी चीजें, टूल्स वगैरह का स्टॉक बच जाता है। उन सब स्टॉक की यहाँ बात ही नहीं चल रही है, यहाँ बात किस स्टॉक का चल रहा है, नहीं, धंधे वाला, जिस चीज का हम धंधा कर रहे हैं, सेल वाला स्टॉक है ना। चलो, तो यहाँ पे वही बात लिखा है, इट इज टू बी नोटेड दैट स्पेयर पार्ट्स और लूज टूल्स जो हैं आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में उसको आप नहीं जोड़ेंगे। क्या फायदा मिलेगा इस रेशियो को निकाल के, इसका सिग्निफिकेंस लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं। दिस रेशियो मेजर्स द मार्जिन ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब कि इससे आपको ये पता चलेगा कि जो सेल कर रहे हैं उसमें प्रॉफिट मार्जिन हम कितना रख रहे हैं। आपको एक बार पहले भी बताया था और शायद अभी एक बार फिर दोहरा दे रहे हैं कि किसी भी चीज के बनने में और उसके एमआरपी सेट करने में लोग 10 गुना ज्यादा जोड़ते हैं, बताए थे कि 10 गुना ज्यादा दाम लिखते हैं। जैसे कोई भी चीज ले लो, कोई भी, जैसे अभी आप लोग कपड़ा खरीदते हैं ना,
कपड़े खरीदने जाते हैं तो उस कपड़े पे मान लो 2000 रुपया लिखा है, तो 2000 लिखा रहेगा, लेकिन आपको हजम थोड़ी होगा 2000 रुपये का हम ये टी शर्ट 2000 खरीद के लाएंगे, ऐसा नहीं होगा। क्या करते हैं, उसे पूछते हैं कि भाई सेल बोल करके वो आधा तो ऐसे ही गिरा देते हैं कि भाई 50% में आपको दे देंगे। अब 50% में भी जाते हैं तो कोई ये कूपन ये वो लगा के हम उसको कितना जितना एमआरपी रहती है उसके 40%, 35%, 40% पैसा दे करके आते हैं। और इसमें भी सोचो मैन्युफैक्चरर है, फिर बीच के कितने मिडिल मैन है, सब लोग कमा रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि अगर हमने 1000 रुपए का ये हुडी पहना है तो ये बना कितने का होगा, इसका कॉस्टिंग कितने की होगी, 150 से 200 रुपए। और इस पे लिख कितना दिया था, 2000, 2500, और बिका कितने में, 900 में। तो ऐसे ही होता है प्रॉफिट, समझ लीजिए। तो आप याद रखिएगा कि जब भी कोई प्रोडक्ट बनाइएगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसमें, इसी रेशियो में आगे पढ़ेंगे कि जब हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो इतना बड़ा मार्जिन क्यों लगाते हैं, इतना बड़ा हम प्राइस क्यों सेट करते हैं। आपका जीपी कितना % होना चाहिए, संस्कार हमारा जीपी कितना होना चाहिए बताओ, कम से कम कितना रहे तो अच्छा, जीपी जितना बड़ा आ जाए उतना अच्छा है ना। प्रॉफिट में ऐसा इसमें तो सोचना ही नहीं है, ये प्रॉफिट में जितना बड़ा % आ जाए उतना अच्छा है। कितना होने से हम अच्छा मान लेते हैं, कम से कम 50-60% तो जीपी होना चाहिए, क्योंकि जीपी अगर 50-60% रहेगा, 70% रहेगा, तो इनडायरेक्ट खर्चा होने के बाद में 20-30% का हमारा प्रॉफिट बचेगा। आप उसमें देखते हैं ना, क्या नाम है, शार्क टैंक वगैरह में, तो जब आते हैं तो लोग पूछते हैं ना भाई कितना जीपी है तुम्हारा, कितने इनडायरेक्ट खर्चे हैं, कितना है, तो वो सीरियल देखा करिए, वो आप ही लोगों के लिए बनाया गया था। अब पागल जैसा देखते हैं, पता नहीं कौन रजत दलाल को देखेगा, है बिग बॉस, बिग बॉस पता नहीं कौन है, इतना डरपोक ही छुपा रहता है, हमको समझ नहीं आता ये कैसा बिग बॉस है, छुपा रहता है। जो भी हम देखते रहिए, तो रील वील में कभी देख लिया तो देख लिया, नहीं तो नहीं। अच्छा लगता है बिग बॉस तो देखती हो, रात के 3:30 बजे, क्या हो गया, किसी पेट दर्द हो रहा है, चलो। दिस रेशियो मेजर द मार्जिन ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, द हायर द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो द बेटर इट इज। और हम लोग यहाँ पे दिमाग में रखेंगे, आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी उतरेंगे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में उतरेंगे, तो ध्यान रखिएगा कि आपका इतना बड़ा, अभी कॉस्ट शीट पढ़ोगे सारा तो समझ में आएगा, तो वहां पे आपको ये ध्यान रखना है कि आपका प्रॉफिट कम से कम 50-60% रहना चाहिए। नो आइडियल स्टैंडर्ड इज फिक्स फॉर दिस रेशियो, कोई स्टैंडर्ड रेशियो हमने इस पे फिक्स नहीं किया। ऐसे कुछ कुछ जगह हमने स्टैंडर्ड रेशियो पढ़ के आए थे ना, कि करंट रेशियो में 2:1 होना चाहिए, और क्विक रेशियो में 1:1 होना चाहिए, डेट इक्विटी में 2:1 होना चाहिए। यहाँ कोई ऐसा नहीं है, बट द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो शुड बी एडिक्वेट इनफ टू ओनली द कवर द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉट ओनली टू कवर द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कह रहा है केवल ग्रॉस प्रॉफिट, द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो शुड बी एडिक्वेट enough not only to cover the operating expense but also provide the depreciation, interest on loan, dividend creation and reserve। क्या क्या बोला आपका, ध्यान से सुनना, इस बात को बढ़िया से समझना। आपका जीपी इतना होना चाहिए कि खाली खाली ऑपरेटिंग खर्चा आप ना निकाल लें कि भाई हमारा जितना लागत है उतना हम निकाल लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको कवर कर ले। उसके अलावा डेप्रीशिएशन का खर्चा भी कवर होना चाहिए, ये भी हम किससे लेंगे, कस्टमर से ही लेंगे, प्रोडक्ट में ही लेंगे। अगर हमने कोई लोन वोन ले रखा है तो उसके ब्याज का भी पैसा कवर हो जाए, और अगर हम पार्टी को, अपने जो इन्वेस्टर हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, उनको डिविडेंड भी बांट पाए, और रिजर्व वगैरह भी हम क्रिएट कर पाए। अगर रिजर्व वगैरह नहीं क्रिएट कर पाएंगे तो क्या होगा, भविष्य में हम रो देंगे, दुख हो जाएगा, रिजर्व नहीं बना पाए, दिक्कत होगा। दिस रेशियो इज कंपेयर्ड विद द अर्लियर ईयर रेशियो, कह रहा था द रेशियो इज कंपेयर्ड, हम तुलना करते हैं with earlier year ratio, and important conclusion are drawn from such comparison। मतलब हम पिछले साल भी रेशियो निकाले रहते हैं। आपका प्रोजेक्ट मिला था ना किसी लोगों को, रेशियो पे प्रोजेक्ट देते हैं स्कूल वाले, दिया था उन लोगों, देखो कैसे गाय भैंस जैसा चेहरा हिलाती है, सारे एकदम रुला दिया था बहुत। तो उसमें परसेंटेज निकालते हैं, और हम दूसरे पिछले साल का भी इस साल से कंपेयर करते हैं, तो हम तुलना में देखते हैं कि लास्ट ईयर हमारा जीपी कितना था, इस ईयर जीपी कितना है। तो जीपी बढ़ेगा कैसे, जीपी बढ़ेगा आपके सेल से, और सेल अगर बढ़ता गया तो भाई सेल बढ़ रहा है तो आपका जीपी बढ़ा ही जाएगा, कॉस्ट तो उसी अनुपात में घटेगा बढ़ेगा ना। फॉर इंस्टेंस, अब देखो कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं। फॉर इंस्टेंस इफ देयर इज अ डिक्लाइन इन जीपी, अगर हमारे यहाँ पे, ध्यान से सुनना इस बात को, बहुत मजेदार बात है, नीचे 4-5 बातें कहेंगे। अगर इफ देयर इज अ डिक्लाइन इन जीपी रेशियो, अगर हमारा जीपी रेशियो डिक्लाइन हो रहा है, घट रहा है, इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर, पिछले वर्षों की तुलना में अगर हमारा जीपी कम हो रहा है, व्हाट डज इट मीन, इट मे बी कंक्लूडेड दैट, हम इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। क्या क्या निष्कर्ष निकलता है भाई, सबसे पहला निष्कर्ष,
प्राइस ऑफ मटेरियल परचेज्ड, फ्रेट, wages and other direct charges may have gone up, but the selling price may not gone up in proportion to the increase in cost. मतलब समझ में आया? वो कह रहे हैं कि पिछले साल की तुलना में अगर इस साल का हमारा जीपी रेशियो कम हो रहा है, सेल ठीक ठाक है फिर भी जीपी रेशियो कम आ रहा है, तो इसका सीधा सीधा कारण हो सकता है कि आपके जो बनने के खर्चे हैं सीओजीएस वो बढ़ गए हैं, और बढ़ गए हैं और जिस अनुपात में खर्चा बढ़ा है उस अनुपात में आपकी सेल का प्राइस नहीं बढ़ा है। जैसे अभी याद है आप लोगों को पिछले कुछ दिन पहले एग्जांपल दिया था हमने, एक बिस्किट आता था, मैल्किस्ट आता है ना, क्या पीले रंग का व्हाइट रंग का कहता है पता नहीं, है ना, हम तो पहले खाते थे, फिर एक दिन हम पीछे चीज रहता था अंदर उसके, एक दिन हम पैकेट पलट के पढ़ लिए कि ओ इसमें तो पाम ऑयल मिलाया, बोले बस आज से खत्म, हम खाना छोड़ दिए। तो वो 5 रुपए का मिलता था, ठीक है ना, उन्होंने 5 रुपए का मैल्किस्ट था, बड़ा अच्छा सेल होता था, बहुत चलता था, लेकिन जैसे ही उन्होंने 5 रुपए का 6 रुपए किया सेल डाउन हो गया, और सेल डाउन फिर 5 रुपए किया उन्होंने दोबारा से। तो ये ध्यान रखना कि क्या हो रहा है, उनका जीपी कम हो गया होगा क्योंकि रॉ मटेरियल का दाम बढ़ा होगा, या फिर लेबर का खर्चा बढ़ा होगा, या फिर कुछ भी, 3 तरह के खर्चे होते हैं ना, रॉ मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स, तो उसमें कोई खर्चा बढ़ा होगा, इन्होंने अपना जीपी को कांस्टेंट रखने के लिए एसपी भी बढ़ाया, सेलिंग प्राइस भी बढ़ाया, तो सेल डाउन हो गया। तो यही चीज यहां बता रहे हैं कि अगर मेरा जीपी रेशियो, ध्यान से सुनो, अगर मेरा जीपी रेशियो पिछले साल की तुलना में इस साल कम हो रहा है तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हम किस कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं कि जिस रेशियो में, जिस तरह से, मान लो सारे रॉ मटेरियल का आपका प्राइस 10% बढ़ा होगा तो सेलिंग प्राइस 10% नहीं बढ़ा, नहीं तो दिक्कत आ जाएगा। इसी कारण से हमारा क्या हुआ है, कम हुआ है। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास में एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, और हम, तुम बताओ कितना सेलिंग प्राइस ले लें, बताओ। सेलिंग प्राइस हम 100 रुपए ले लें, किसी चीज का 100 रुपए सेल था, और मेरा कॉस्ट बनता था कितने में, 80 रुपए में बनता था, और मेरी प्रॉफिट कितनी होती थी बच्चे, ये बताओ, 20 रुपीज का। और परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना होता है, यानी जीपी रेशियो कैसे निकालते हैं कैसे निकालते हैं बताओ, जीपी मतलब प्रॉफिट बाई, बोलो, सेल, प्रॉफिट बाई सेल, 80 रुपए का सेल है और इंटू 100, यही ना, यही तो बोले अभी, जीपी रेशियो फॉर्मूला क्या बताया, अरे भाई यही तो बताया, जीपी बाई सेल इंटू 100, इतने रुपए का जीपी कमाया, इतना रुपए का सेल करके, और इंटू 100 किया, यही ना बताया फॉर्मूला। तो अब ये प्रॉफिट लिखे है नालायक, अच्छा कॉस्ट पे किसी सेल पे निकलेगा, तो चलो ये सेल पे है, तो ये कितना आ गया, 20% का प्रॉफिट हो रहा था। अब मान लेते हैं कि हमारा जितना कॉस्ट को हम 10% बढ़ा लेते हैं या 20% बढ़ा लेते हैं, लेकिन इसका 20% बढ़ा नहीं। वो कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर मेरा जीपी रेशियो घट रहा है तो इसका एक कारण, पहला कारण, इसमें कई कारण बताएंगे, पहला कारण बता रहे हैं कि मेरा जो कॉस्ट प्राइस था वो 20% बढ़ गया। तो कितना बढ़ गया, 20% बढ़ गया तो 96 हो गया, 16 रुपया बढ़ गया ना। 80 रुपए का 20% कितना होता है, 16 रुपया, नहीं समझ रहे क्या, 80 रुपया था, इसका 20% बढ़ाओ तो 16 रुपया बढ़ा और 96 हो गया। और सेलिंग प्राइस को हम क्या कर रहे हैं, केवल 15% बढ़ा रहे हैं, 115%, यानी 100 था और सेलिंग प्राइस 115 बढ़ा। तो ध्यान रखो कि कॉस्ट जो है वो कितना बढ़ा है, 20%, और सेल को कितना बढ़ाया, केवल 15%। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है इस बार बताओ, प्रॉफिट कितना हो रहा है, 115 माइनस 96 कितना हो रहा है, 18 रुपया प्रॉफिट हो रहा है। अब इसका अगर हम प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना चाहे, 19 हो रहा है, देख लो भाई, 18 या 19 बता रहे हैं बच्चे, 19 रुपया डिवाइड बाई कॉस्ट, 115 इंटू 100, अब परसेंटेज कितना आ रहा है बताओ, कैलकुलेट करो फटाफट, कैलकुलेटर चलाना याद रखो, एग्जाम में हाथ चलना चाहिए, नहीं तो है 16.5% ये बता रहे हैं, लगभग 16.5%। तो यही बात ये कह रहे हैं कि अगर मेरा जीपी रेशियो गिर रहा है तो इसका सीधा सीधा मतलब है नुकसान नहीं कर रहे हैं, हम धंधा तो कर ही रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि मेरा कॉस्ट जिस प्रोपोर्शनेट में इंक्रीज किया है, सेल उस रेशियो में इंक्रीज नहीं कर पाया है। इस कारण से भी मेरा जीपी रेशियो क्या हो गया, कम हो गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपना एसपी भी बढ़ाना पड़ेगा, याद रखना। आगे दूसरा कारण क्या बता रहे हैं, सुनो, पहला वाला कारण समझ में आया। दूसरा कारण ये बता रहे हैं, द सेलिंग प्राइस में हैव फॉलन, आपका सेलिंग प्राइस गिर गया,
बट द प्राइस ऑफ मटेरियल, फ्रेट, वेजेस एंड अदर डायरेक्ट एक्सपेंस नॉट हैव फॉलन रिलेटिवली। मतलब आपका बाजार में कोई चीज आप निकालते थे, मान लो कोई चीज आप चलाते थे, अब उससे उतने ही प्राइस में उससे अच्छा चीज आ गया तो आपका उस चीज का सेलिंग प्राइस गिर जाता है। पता है, ये तो जानते ही, प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप बहुत सारा एग्जांपल देखे होंगे कि एक जैसे मान लो कोई अभी बोट वालों ने घड़ी निकाला है ना, क्या स्मार्ट वॉच निकाला है। अब ये जो स्मार्ट वॉच है वो 1 साल 1.5 साल बेच रहे हैं आराम से, ठीक है ना। उसके बाद उसी में कोई हैमर वाले आ गए, हैमर है ना, तो वो लोग आ गए, वो लोग क्या कर लिए, निकाल दिए। अच्छा, तो इनका क्या हो गया, बाजार में नई टेक्नोलॉजी आ जाने से इनका क्या हो गया, प्राइस गिर गया। अब उसने उस प्राइस पे कोई लेने को तैयार नहीं है। लेकिन जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है वो थोड़े ना गिर गया। एलसीडी जो स्क्रीन लिए होंगे, जो उसके अंदर मशीनें बोर्ड्स लगाए होंगे, वो सब थोड़े ना गिर गया। तो कह रहे हैं कि एक कारण ये भी होता है कि आपका सेलिंग प्राइस गिर गया लेकिन आपके बनाने का खर्चा उस अनुपात में नहीं गिरा या गिरा ही नहीं, तो भी आपका रेशियो कम आ जाएगा क्योंकि सेलिंग प्राइस कम हो गया और सीओजीएस आपका जस का तस पड़ा हुआ है। इस कारण से भी आपका प्रॉफिट कम आ जाता है। समझी हो? आगे बढ़े अंशिका? हाँ बच्चा बोलो, आगे बढ़े। थर्ड नंबर, देयर में बी मिस एप्रोप्रिएशन, थेफ्ट ऑफ पिल्फरेज ऑफ इन्वेंट्री ड्यूरिंग द ईयर। आपके चोरी भी हो रहा है ना, स्टॉक की चोरी हो रही है, या फिर ऐसा भी हो रहा है कि जो लोग कॉस्टिंग पे काम कर रहे हैं वो लोग बहुत सारा क्या कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, वेस्टेज बहुत कर दे रहे हैं। फैक्ट्री में चूहा लग रहा है कौन सा चूहा है जो फैक्ट्री में लग रहा है? खाने पीने का अगर कोई है तो भाई, अगर सच में जो हम लोग पैकेट बिस्किट वगैरह खाते हैं ना, एक्चुअली में इसका जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है देख लोगे तो खाने का मन ही नहीं करेगा। उसी में नंगे पैर दौड़ रहे हैं, उसी में पसीना बह रहा है, उसी में पोंछ के बह जा रहा है। हम तो सच में एक बार देख लिए थे, बोले भाई अब ये होगा नहीं हमसे मिठाई उठाई, लेकिन क्या करें, अपने घर में तो मिठाई बना नहीं सकते इसलिए खा ही लेते हैं। काजू की बर्फी जो बोल रहे हैं ना, काजू की बर्फी, काजू थोड़ी होता है उसमें, तुमको क्या लगता है पूरा काजू ही काजू भरा है? हम एक बार घर में कोशिश की काजू की बर्फी बनाने के लिए, 5 पीस बना पाए थे। तो लेकिन इतना ज्यादा वो जैसे काजू की बर्फी मिलती है वैसा होता ही नहीं है, उसमें बादाम पीस के डालते हैं। कौन सा बादाम? ये जो घर में मूंगफली खाते हो, 10 किलो काजू में 3-4 किलो वही मिला दिया। बोला किसको पता चल रहा है, ज्यादा ही मिला देते हैं, आधा आधा मिला देते हैं, और दाम ले रहे हैं 1800 रुपए किलो, 1500 रुपए किलो ऐसा ले रहे हैं। तो अगर बनाने का शौक है तो भाई घर पे बनाया करो। ये सब फालतू चोर लोग बैठे हैं, कॉर्पोरेट वाले चोर ही होते हैं, ऐसे ही इनके घर के बंगले नहीं बन जाते भाई। दूसरों को, इन लोगों को मतलब ही नहीं होती है। दूध में क्लोरीन मिला देंगे, झाग मिला देंगे, साबुन मिला देंगे, अब भाई पनीर बना देंगे, पता नहीं क्या क्या कर डालते हैं। इसलिए थोड़ा बच के रहो खाना पीना। इनको ये सोचो, भारत में लोगों को इतनी कम बुद्धि है, इनको यही नहीं पता चल रहा है कि इन लोग मानते हैं जीवन से बड़ा धन है। मतलब पब्लिक का दूध वाला दूध में मिला रहा है, उल्टा पल्टा चीज मिला रहा है, उसको ये लग रहा है खाली हम ही मिला रहे हैं। उसको ये नहीं पता चल रहा है कि बाकी जो चीज हम घर में खरीद के ला रहे हैं उसमें भी मिलावट है। तो सब मिलाए जा रहे हैं, मिलाए जा रहे हैं। खाली एक ही लोग, 2 लोग हैं जो शुद्ध सामान बेच रहे हैं। बताओ कौन बताओ कौन है जो शुद्ध बेच रहा है? बताएं। बिजली वाले एकदम शुद्ध बिजली दे रहे हैं। नहीं है तो चेक करके देख लो, उंगली डाल के देखो, एकदम झटका कम करें, एकदम शुद्ध माल बेच रहे हैं। ये लोग में मिलावट नहीं है और तुम एक तो सोचो, हम ही आगे चलते हैं। देयर इज अ फॉल इन द सेल ऑफ मोर प्रॉफिटेबल वेराइटीज ऑफ द गुड। क्या बोलता है? देयर इज अ फॉल इन द सेल ऑफ मोर प्रॉफिटेबल वेराइटीज ऑफ गुड। हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे देयर इज अ फॉल इन द सेल ऑफ मोर। हमारे पास जैसे एक प्रोडक्ट तो होता नहीं है। कंपनी जब काम करती है, मान लो कपड़े की काम कर रही है, तो किसी किसी कंपनी का कोई चीज बहुत ज्यादा फेमस होता है लेकिन दूसरा चीज फेमस नहीं होता। जैसे हम अकाउंट्स पढ़ाते हैं तो हम अकाउंट्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हम एक बार कोशिश किए थे कॉस्ट पढ़ाने का, बोले चलो सर आप नहीं पढ़ा पा रहे हैं तो इसका मतलब, हाँ, इसलिए सब भाग गया, बोला कॉस्ट अच्छा नहीं पढ़ा पा रहे। ये तो एग्जाम्पल, हम कॉस्ट पढ़ाते ही नहीं अभी तक कुछ लोग को पढ़ा दिए अब नहीं पढ़ाते। तो उसमें क्या हुआ कि जो चीज जैसा प्रोडक्ट है, मान लो कोई कंपनी, कोई ऐसी कंपनी बताओ जिसका कोई एक प्रोडक्ट बहुत फेमस हो। किसका बताओ? एडिडास का जूता बहुत फेमस है, या उनके स्पोर्ट्स के शूज बहुत अच्छे हैं। लेकिन नाइकी एडिडास का घड़ी भी बनता है, मान लेते हैं, लेकिन उसका उतना ज्यादा बिक्री है नहीं। तो जो उनका प्रॉफिटेबल है उसके सेल में डाउन आ जाए तो भी आपका जीपी गिर जाएगा। तो ये भी एक तरीका है। तो यही बोल रहे हैं, देयर इज अ फॉल इन द सेल ऑफ
मोर प्रॉफिटेबल वेराइटीज। टाटा का नमक पूरा भारत खाता है, टाटा का नमक है ना, टाटा का नमक पूरा भारत खाता है। हमको लगता है टाटा के ऑप्शन में कुछ है ही नहीं, नमक है, एक दो नमक होंगे तो होंगे, नहीं तो बहुत सारे नमक आए लेकिन चले नहीं टाटा के सामने। अब ये उनका बहुत प्रॉफिटेबल धंधा है, अब उसमें क्या करे, इसके सेल में कम हो जाएगा तो उनकी जीपी कम हो जाएगी। आगे चलते हैं। हाँ टाटा का, अच्छा ठीक है। चले, देयर इज अ फॉल इन द प्राइसेस ऑफ अनसोल्ड गुड्स देयर बाय रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग इन्वेंट्री। जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक बचा है बाजार में, उसकी वैल्यू कम हो गई है, तो बाजार की वैल्यू कम हो जाने के पास में क्लोजिंग इन्वेंट्री का वैल्यू कम हो गया, जिससे हमारा जीपी कम हो जाएगा। या बताए थे ये बात कि एक बोले थे ना चार्टेड के पास में एक भाई टेक्निक होती है, हम बोल रहे हैं निंजा टेक्निक होती है, कि वो अपने प्रॉफिट को घटा बढ़ा के भी दिखा सकते हैं। तो जीपी को बढ़ा घटा के, नेचुरली अगर जीपी कम हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो क्लोजिंग स्टॉक बचा है, उस क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू अब बाजार में उतना नहीं है जितना आप सोच के बनाए थे, मतलब कॉस्ट से भी नीचे आ गया है। तो वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इतना आसान भी नहीं है। जब आप AS2 पढ़ेंगे तो वहां पे बताया था कि फिनिश्ड गुड्स का वैल्यूएशन कैसे होता है, WIP का वैल्यूएशन कैसे होता है, और रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन कैसे होता है, वहां डिटेल में समझेंगे, यहाँ उतना डिटेल में नहीं करना है। तो ये आपका जीपी रेशियो हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एनपी रेशियो। आ जाओ दूसरे नंबर, 3 नंबर पे होगा वो, मिला आपको? बोलो भाई, मिला? तो आप पढ़ेंगे एनपी रेशियो। एनपी रेशियो को भी आप जानते हैं, क्या कर दें? अरे भाई गर्मी लग रहा है, तुम ऐसे मत कर, हमको गर्मी लग रहा है, इसको थोड़ा रोको। क्या कर दें? दूसरा रेशियो पढ़ रहे हैं, एनपी रेशियो। अच्छा ये पहले जीपी का कुछ सवाल कर लिया जाए क्या? हाँ जीपी जो हम लोग बनाए अभी, जीपी का सवाल कर लेते हैं। आओ चलो जीपी का एक दो सवाल करते हैं। आप बना ही लेंगे लेकिन हमको थोड़ा सा पढ़ाना पड़ेगा। शीट में आ जाओ जहां प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लिखा है, पेज नंबर 4 पे, शायद 3 या 4 पे, पेज नंबर 3 पे दिखाओ भाई। लो तुम किताब, अच्छा फोन से देख लो तब। पेज नंबर 3 पे क्वेश्चन नंबर 73 से हम लोग शुरू कर रहे हैं। चलें शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 73 का ए क्या पढ़ रहे हैं? जहां जहां जीपी रेशियो होगा वो पहले सवाल पढ़ दे रहे हैं और आप थोड़ा क्लास में करेंगे। देखो बाकी बच्चे आए नहीं इसलिए थोड़ा धीमे चलेंगे, है ना, हड़बड़ हड़बड़ भागना नहीं है, तो भाग के क्यों ही जाना नहीं है। कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक 40,000 का, क्लोजिंग स्टॉक 60,000 का, परचेजेस 7,10,000 का, रिटर्न आउटवर्ड 10,000 का, वेज 80,000, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब कैश सेल है 3,45,000 का, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6,30,000 का, और रिटर्न इनवर्ड है 25,000 का। आपने जीपी रेशियो निकालना है। तो सिंपल क्या करना है, एक छोटा सा मेमो ट्रेडिंग अकाउंट बना लो और फटाफट से काम कर लो। तो चलो मेरे साथ बनाओ, मेरे को फिगर्स बताते चलो। क्वेश्चन नंबर 73A है, 72 तक हम लोग कर चुके हैं वहां पे। आइए फटाफट से बताइए। मेरे को ये बताओ, फिगर जैसे ऐसे बोल रहे हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री 40,000, तो टू ओपनिंग स्टॉक 40,000 रुपए का ओपनिंग स्टॉक, ये मेमो ट्रेडिंग बना रहे हैं। क्लोजिंग स्टॉक 60,000 का, तो क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास 60,000 का। ऐसे भी बना सकते हैं आप, जोड़ घटा के जैसे सीखे वैसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। फिर मेरे पास में परचेज है और रिटर्न है 10,000 का, यानी परचेजेस लिखो यहाँ पे 7 लाख का, परचेजेस आ गया आपका 7 लाख का, रिटर्न लेस कर दिया हमने, नेट लिखा है। सेल कितने का है हमारे पास में? सेल्स मेरे पास में लिखा हुआ है कैश और क्रेडिट दोनों मिला के कितना हो रहा है भाई? मेरे पास में 3,45 और 6,30, 3,45,000 और 6,30,000, और इसमें से 25,000 घटा दो, रिटर्न है कितना आ रहा है? 950 नहीं, अच्छा ज्यादा आएगा, 75, 975, 25 तो माइनस करो ना रिटर्न, तो 950, 950 का आपका सेल आ गया। इसके बाद इन्होंने डायरेक्ट खर्चों में वेज दिया है, वेज कितने का दिया भाई? वेज हमारे पास 80,000 का है। हो गया सारा कुछ। अब आप खाली इसका जीपी निकाल दो।
रिटर्न इनवर्ट तो कर दिया ना, यहाँ 7,10,000 में से 10,000 हटा दिया ना। रिटर्न इनवर्ट यही तो था, 25,000 यही तो रिटर्न इनवर्ट है, यही तो आपका रिटर्न है। कितने का जीपी आ रहा है बताओ? ग्रॉस प्रॉफिट कितने का आया? मौसम बताओ अच्छा कितना आया ग्रॉस प्रॉफिट? कैलसी चलाओ फटाफट से, कितना आया? सीओजीएस नहीं, पहले ये बताओ जीपी कितने का आया? सीओजीएस का हम क्या करेंगे? 7 1 8 20, 1,90,000 का मेरा आ गया तुम्हारा जीपी। देयरफॉर जीपी रेशियो निकालो, जीपी रेशियो कितना आएगा? फॉर्मूला क्या बचा है? फॉर्मूला लिख के ही हमेशा करना, जीपी बाई नेट सेल इंटू 100। तो जीपी आया है 1,90,000, सेल मेरा 9,50,000 इंटू 100, 19 25 95, 5 20 में 100, आंसर 20% आया। ये क्वेश्चन बहुत बच्चा सा था पहला वाला, आप उतारना चाहें तो उतार लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। रोक लो भाई इसको जरा। नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 73 का बी में हो गया, पूछना इसमें कुछ? 73 का बी देखो, कैलकुलेट द जीपी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इतना, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इतना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न यानी कि सेल्स रिटर्न। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है सेल, और सेल से रिटर्न दिया हुआ है 20,000 का। तो मेरे पास टोटल सेल कितना हो गया? 6 4 10 लाख, 20,000 में से 20,000 चला गया तो कितना आ गया? 10 लाख। और मेरे पास माल बना कितने का है? 7.5 लाख का। प्रॉफिट कितने का हो गया? 2.5 लाख का। तो 2.5 लाख बाई 10 लाख इंटू 100, 5 20, ये भी 20% था, 25%। तो आ गया, इजी है, करवा दें या समझ गए हो भाई? पीछे दिशा समझ में आया है? क्या किए हैं? सबसे पहले हम सीओजीएस निकाल लिए, फिर हमने सेल निकाल लिया, सेल माइनस सीओजीएस क्या? प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट बाई सेल इंटू 100, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट निकाला और फिर सेल निकाला, सेल तो दिया ही हुआ था, और उसके बाद में कर लिया। क्वेश्चन नंबर 74 क्लास में करेंगे, 73 आप ट्राई करेंगे, नहीं बनेगा तो फिर बता देंगे भाई, सबका बुद्धि एक जैसा नहीं होता, कोई लोग जल्दी पकड़ लेते, कोई लोग थोड़ा धीरे से पकड़ते हैं। सिद्धिका थोड़ा धीमा पकड़ती है। ओ बेइज्जती हो गया। क्वेश्चन नंबर 74, कैलकुलेट जीपी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, हमारे पास क्रेडिट सेल है 240 का, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन करें 20% ऑफ द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या बोल रहे हैं, समझ में आया? हमारे पास जो कैश सेल है वो टोटल सेल का 20% है, इसका मतलब है कि जो क्रेडिट सेल है वो 80% है। अब उस हिसाब से आप टोटल सेल निकालिए। परचेज आपके पास दिया हुआ है, और यहाँ पे एक्सेस ऑफ ओपनिंग माइनस क्लोजिंग लिखा हुआ है 14,000। एक्सेस ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री ओवर क्लोजिंग इन्वेंट्री, हमारा क्या होता है? एक्सेस ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री का मतलब क्या है कि ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक से 14,000 रुपया ज्यादा है। बना लेंगे या ट्राई हम लोग शुरू करें? शुरू करें? बनाएं ये वाला या आप लोग बना लोगे? चलो बना देते हैं, परेशान हो जाएंगे। आइए 74 नंबर बनाते हैं, ट्राई करते हैं। हमको भी वैसे कम ही आता है, लेकिन आप लोग थोड़ा थोड़ा सहायता करेंगे तो हो जाएगा। सबसे पहले सिद्धिका ये बताओ, इन्होंने लिखा है कि क्रेडिट सेल मेरा 2,40,000 का है, और टोटल सेल कितना निकाल लिया? 3 लाख। हाँ देखो, ये क्वेश्चन ऐसे है, हम तो अपने बुद्धि से तुरंत निकाल सकते हो, लेकिन फिर भी हम तुमको बड़े तरीके से सिखा रहे हैं, इजी तरीके से सिखा रहे हैं। हम लोग मान के चल रहे हैं टोटल सेल, अभी हम शॉर्टकट भी दिखाएंगे। हमारे पास टोटल सेल जो रहा होगा एक्स रहा होगा, ठीक है। तो हमारे पास ये कह रहे हैं कैश सेल हमारे कितना है? कैश सेल कह रहे हैं टोटल सेल का 20%, यही बोला था। तो 20% मतलब x/5 हो गया, है ना। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर समझो कि कैश सेल हमारे पास x/5 है और क्रेडिट सेल हमारे पास कितना है, या यूं कर लो ना, इजी कर देते हैं, टोटल सेल माइनस कैश सेल इज इक्वल टू क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल कितने का दिया है? 2,40,000 का। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे ना तो क्या निकल जाएगा? x का वैल्यू निकल जाएगा, और ये 5x माइनस एक्स और डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 2,40,000। यहां बच गया 4x बाई 5 इज इक्वल टू 2,40,000। 4 से 24, 6 25 30, x इज इक्वल टू
3 लाख, यानी हमारे पास जो सेल था टोटल सेल वो निकल गया। ठीक है। अच्छा ये बताओ, अभी हमारा सीओजी क्या निकलना था, प्रॉफिट, लेकिन प्रॉफिट तो है नहीं। सीओजीएस का क्या फॉर्मूला था, आपने पढ़ा है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, बोलो, प्लस खर्चा यानी वेजेस वगैरह कुछ होगा, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यही पढ़ा है। अब यहां देखो, अगर इसी चीज को हम थोड़ा सा घुमा के अलग से लिख लें तो कोई दिक्कत है, परचेस प्लस खर्चा प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो कोई दिक्कत है नहीं ना। ये ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक को एक साथ लेगा, ये ओपनिंग माइनस क्लोजिंग का वैल्यू उन्होंने दिया हुआ है, सवाल में लिखा है ना, ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक, यानी ओपनिंग माइनस क्लोजिंग का वैल्यू दिया है। परचेज कितने का दिया है, 2,20,000, पेज वगैरह डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ नहीं है, और ओपनिंग माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया, 14,000, तो ये 14,000 और ये इतना कितना हो गया, 2,34,000। अच्छा बताओ, 3 लाख का माल बिका है, समझ पा रहे हो कि नहीं। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का नेट फिगर उन्होंने दिया है, उसको हमने यहां लिख लिया, बस और कुछ नहीं किया है। तो 2,34 का माल बना और 3 लाख का बिका, तो भाई साहब प्रॉफिट कितने का हो गया, यानी जीपी, जीपी हो गया 3 लाख, कितने का हो गया, 3 लाख, इधर दिखाना जरा, 2,40,000, कितना है, 2,34,000, तो मेरा जीपी कितने आया, 66,000। अब हमें रेशियो निकालना है, तो रेशियो आप जानते ही हैं, नीचे लिखेंगे रेशियो। रेशियो क्या था, जीपी बाई सेल इनटू 100, तो जीपी कितना आया है, इतने रुपए का हमने जीपी निकाला है। सेल कितने का आया था, 3 लाख का, और मेरे पास में परसेंटेज में आंसर देना, इसलिए कितना आ रहा है, 22। आंसर मिला आपका, उतार लीजिए, कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तेज है भाई, वो उस तरह से कर लेंगे। हाँ भाई, हाँ तो 60,000 कहाँ से आ गया, नहीं ये देखो, ये जो 80 कितना सेल था मेरे पास, क्रेडिट सेल कितने का था, 240 का था, एज अ परसेंटेज ये टोटल सेल का 80%, 80 से डिवाइड दिए और 100 से इंटू कर दिए, तो टोटल सेल आ जाएगा। ऐसे इतना तिकड़म नहीं लगाना था, लेकिन भाई सबकी बुद्धि एक बराबर नहीं होती है, इसलिए हमने इसका शॉर्टकट भी बता दिया। आपको सिखाया उस दिन ना, जो न्यूमरेटर में है उसको न्यूमरेटर बनाने का कोशिश करो, दोनों सेम हो जाएगा, 1% बन जाएगा। फिर आपको जो निकालना है, यहाँ पे अगर 20 से इंटू करते तो कैश सेल आ जाता, कैश सेल आ जाता, तो फिर कैश सेल भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें कैश सेल से मतलब ही नहीं था, हमें तो टोटल सेल चाहिए, इसलिए हमने किया 8 या 24 और 3 लाख रुपए आ गया था। तो ये थोड़ा सा दिमाग को तेज करिए, ताकि एग्जाम में अगर हमको शॉर्टकट लगाना पड़ जाएगा और कोई काटेगा नहीं, ऐसा नहीं कि काट लेंगे वो, ठीक है, रोक लो जरा सा, बात सुनो। क्वेश्चन नंबर 75 में लैंग्वेज ऐसे लिखा है ना, आपको लगेगा गलत सलत लिखा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ध्यान से सुनो। कह रहे क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो 1/4 ऑफ द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अच्छा, तो 75 नंबर में आपके क्रेडिट सेल का वैल्यू बता रहे हैं कि टोटल सेल जो है, टोटल सेल का 1/4 है, यही ना बोला है। तो टोटल सेल को अगर हम x मान लें तो x का 1/4 हो गया, यानी कि x/4 यानी 25% है। समझ में आ गया बात। अब इन्होंने कहा है कि क्रेडिट सेल की वैल्यू, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो दिया हुआ है वो 1,20,000 है, तो क्रेडिट सेल भी दे दिया आपको, तो 1,20,000 हम क्रेडिट सेल भी बैठा लिए। अब एक बात बताइए, क्या हमारे पास टोटल सेल नहीं निकल गया 4,80,000 का, ये निकल गया टोटल सेल, समझ में आया। अच्छा आगे क्या लिख रहे हैं, लिख रहे हैं क्रेडिट परचेज जो है 1/5 ऑफ द कैश परचेज है। ध्यान से सुनो, क्रेडिट परचेज जो है, इसको देखो, दूसरा एक एक तो बात खत्म हो गई आपकी, है ना। क्रेडिट परचेज, ये कह रहे हैं क्रेडिट परचेज जो है वो कैश परचेज का, कैश परचेज का 1/5 है, ओके, यही रिलेशन दिया है। अब आगे क्या लिख रहे हैं कि कैश परचेज, क्रेडिट परचेज वर 40,000। अच्छा क्रेडिट परचेज ये बता दे रहे हैं 40,000 है, ठीक है ना, इज इक्वल टू कैश परचेज को आप कुछ देर के लिए y मान लो, तो y/5 है, यानी कि कैश परचेज कितना आ गया, कैश परचेजेस हमारे पास आ गया 2 लाख का,
टोटल परचेज कितने का आ गया? टोटल परचेजेज आप निकाल लिए कि कैश मेरे पास 2 लाख का परचेज है और क्रेडिट परचेज कितना है? ओ बेटा जी, ये तो बन गया 2,40,000 का आपका हो गया। अब आगे ये क्या कह रहे हैं? अब आगे आपको पता है क्या है ना? सीओजीएस निकालो। सीओजीएस कैसे निकालते हैं? सीओजीएस आदित्य फॉर्मूला बोलो। ओपनिंग प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग। क्या क्या दिया है? ओपनिंग स्टॉक कितने का दिया है? 70। टोटल परचेज कितने का बताए हो? 2,40,000। इस तरफ दिखाना आदित्य। डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया है कुछ कितना? 55,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? क्लोजिंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस 60,000 और क्लोजिंग इन्वेंट्री कैसे पता लगा? 20,000 ये ज्यादा था शायद, ऐसा कुछ बोला है। इससे 20,000 कम यानी 50,000। तो आपका सीओजीएस कितना निकल गया? 3,20,000। अच्छा, 3,20,000 में माल बना, माल बिका 480 में, तो प्रॉफिट कितना हो गया? जीपी कितना हो गया? और 4,80,000 का माल बिका, 3,20,000 का मेरा माल बना, तो कितना बचा? 1,60,000। 33 एंड 1/3% आ रहा है आंसर। तो परसेंटेज ऑफ जीपी निकाल लो, जीपी रेशियो जिसको बोलते हो आप। जीपी डिवाइड बाई सेल 4,80,000 इंटू 100, दैट इज 13 इंटू 100, यानी कि 33 एंड 33%। ठीक है, दिखा लेना नीचे जरा। क्या किए? सीओजीएस निकाला, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, परचेजेस वहां निकाल लिए थे, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इससे 380 320 निकला। 480 का मेरा सेल निकल चुका था। 480 माइनस 320 160। 160 इसी का परसेंटेज जानना है, तो जीपी बाई सेल इंटू 100 33 एंड 1/3। ठीक है, ये आपका परसेंटेज। तो यहाँ पे जो ये रिलेशंस बता रही है, छोटे छोटे बचपन में आपने जो लीनियर इक्वेशन पढ़े थे ना, उनका यहाँ उपयोग है। हम बचपन में पढ़ते थे तो सब बोलता था 10th क्लास में 11th क्लास में 1-2 का चीज पूछता है, और बच्चे नहीं लिख पाते। वही है ये 1-2 का चीज। ऐसे ही छोटे छोटे चीजों से एप्लीकेशन रहता है और आप नहीं बना पाते। चलिए इस तरफ दिखाओ भाई जरा सा। 76 नंबर क्वेश्चन। 70, हाँ कैसे यार? ये 1,20,000 को 1,20,000 को डिवाइडेड बाय 0.25 से करेंगे तो 4,80,000। डिवाइड क्यों करेंगे 25 से? 1 डिवाइडेड 4 इज 0.25। सो अच्छा, ये कह रही है इसको हम 0.5 मान रहे हैं 25, और यहाँ से डिवाइड कर रहे हैं। एक ही मतलब है, एक ही बात है। वो 1/4 लिखा था इसलिए हमने 1/4 लिखा। तुम 1/4 को 25% पकड़ रही हो, इसलिए 0.25 लिख रही हो, 0.25 डिवाइड दे रही है। हाँ ठीक है। इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 76 में क्या कह रहा है? अ कंपनी अर्न्स अ जीपी। अब यहाँ जीपी देंगे, अब बाकी चीज आपसे सीओजीएस वगैरह ऐसा कुछ पूछेंगे। तो अ कंपनी अर्न्स अ जीपी 25% ऑन कॉस्ट। याद रखना हमारा जीपी हमेशा किस पे निकलता है? सेल पे। लेकिन यहाँ पे किस पे दे दिया हमारा? पे कॉस्ट पे। तो ये शिफ्ट करना आपको सिखाया था पिछले दिन कि हमारा परसेंटेज कैसे शिफ्ट करते हैं। अगर सेल पे कॉस्ट पे 25% है तो सेल पे कितना होगा? 20%। समझ में आया? कॉस्ट पे अगर परसेंटेज 25 है तो सेल पे वो कितना होगा? 20% होगा। कि नहीं समझ में आया? ठीक है, अभी फिर से बनाएंगे तो फिर समझ में आया। तुमको समझ में आया? पिछले दिन जो बताए थे, पिछले दिन बताए थे ना परसेंटेज कैसे शिफ्ट करते हैं। चलो आज फिर चर्चा करते हैं इस पे। अभी देख लेते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि अ कंपनी अर्न्स ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन द कॉस्ट इफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज अ ट्वाइस ऑफ द कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कह रहा है कि क्रेडिट सेल जो है वो कैश सेल का डबल है। ठीक है, कैश सेल का डबल है। इफ द क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 80,000 तो फाइंड द जीपी रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। यानी आपको जीपी रेशियो निकाल के दिखाना है। बहुत इजी सवाल है, इसको हम लोग करेंगे क्लास में, ध्यान से सुनो। मिटाएं इसको, मिटाएं। आओ, जो जो इंफॉर्मेशन आज फिर बता रहे हैं इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। हम परसेंटेज कैसे शिफ्ट करते हैं। आंसर तो ऐसे ही आ गया होगा। आंसर तो 25% कॉस्ट है तो 20% सेल तो हम ऐसे ही बता दिए, ओरली आंसर बता दिए थे, है ना? बताया ना कि देखो इधर मेरी बात समझो। आंसर तो हम चुटकी में बता दिए थे पहले ही, लेकिन करना कैसे?
क्वेश्चन नंबर 76 का ए, इन्होंने कहा है कि मेरे पास एक कंपनी है जो 25% ऑन कॉस्ट करती है प्रॉफिट, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हम शॉर्टकट बता रहे हैं, सवाल कैसे करना है वो अलग तरीके से बताएंगे, अभी शॉर्टकट बता रहे हैं। इन्होंने कहा कॉस्ट पे 25% प्रॉफिट करती है। क्या मतलब है इसका? कॉस्ट अगर 100 पकड़ रहे हैं तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? 25%। और सेल कितने का रहा होगा? सेल कितने का रहा होगा? 125 का। इन्होंने कहा इसी परसेंटेज को आप जीपी रेशियो बताओ। इन्होंने जीपी कॉस्ट पे दे रखा था, इन्होंने पूछा कि जीपी रेशियो में सेल पे रेशियो निकालते हैं। जीपी रेशियो हम किस पे निकालते हैं? सेल पे। तो जीपी रेशियो निकालो। जीपी रेशियो क्या फॉर्मूला है बच्चा हमारा? जीपी डिवाइड बाई सेल इंटू 100, यही ना है। तो मेरे पास प्रॉफिट कितने का है? 25। सेल कितने का है? 125 इंटू 100। तो यहाँ क्या हो गया? 25 25 125, 5 20 में 100। आपका आंसर आ चुका है, बाकी कुछ जरूरत ही नहीं था निकालने का। लेकिन इस सवाल को ऐसे अगर बना के आओगे तो 1 नंबर दे देंगे वो। हमको तो पता है, हम तो ओरली बता दिए कैसे बताते हैं। पिछले दिन बताया था ना कि अगर ये कॉस्ट पे 25% है, 25 का परसेंट का मतलब 1/4 है। सेल पे ये परसेंटेज कैसे चेंज होता है? ये 1 का 1 रहता है, 4 और 1 जोड़ के 5 हो जाता है। परसेंटेज गिरेगा ना। अगर कॉस्ट पे कोई चीज 25% है तो सेल पे ये परसेंटेज अपने आप गिरेगा। कारण क्या है? क्योंकि जब हम कॉस्ट पे देख रहे हैं, जिससे कंपेयर कर रहे थे वो कम था, इसलिए परसेंटेज ज्यादा आ रहा था। अब जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो ज्यादा है, यानी परसेंटेज कम आएगा। प्रॉफिट वही है, लेकिन अगर हम कॉस्ट पे चेक कर रहे थे, जिस प्राइस पे चेक कर रहे थे वो कम था, इसलिए परसेंटेज ज्यादा आ रहा था। देखो आपके पास प्रॉफिट 25 है, 100 है, आप कंपेयर किससे कर रहे हो? 100 से। तो परसेंटेज कितना दिखा रहा है? 25। यही प्रॉफिट को अगर हम सेल से कंपेयर करेंगे तो परसेंटेज कितना दिखाएगा? 20। कम होगा। तो कॉस्ट पे अगर 1/4 है तो इसको कम करना है, तो 1 का 1 लिखो, 4 और 1 जोड़ के 5 कर दिया। कम हो गया कि नहीं? 1/4 और 1/5 में बड़ा कौन सा है? 1/5। 1/4 कैसे पता चला? एक केक है जिसके 4 टुकड़े किए जा रहे हैं, 1 टुकड़ा का बात हो रहा है, उसमें बड़ा बड़ा टुकड़ा होगा। एक केक है जिसके 5 टुकड़े किए गए, उसमें 1 टुकड़े की बात हो रही है, छोटा टुकड़ा होगा। तो ये छोटा है, ये बड़ा है, ये बहुत पहले सिखाए थे एक बार। तो यहाँ पे ये सवाल तो अभी ऐसे छुटपुट बता दिया, लेकिन इसको बनाना कैसे इस सवाल के लिए आओ देखते हैं। जो फिगर्स हैं उसको यूज करना पड़ेगा। ये समझ में आया? थोड़ा सा शिफ्ट करने का तरीका कैसे हम शिफ्ट कर लेते हैं तुरंत। कॉस्ट प्रॉफिट को सेल प्रॉफिट पे सेट करना। यहाँ पे लिख रहे हैं सीपी मेरा 25% है, सीपी के ऊपर में मेरा जो प्रॉफिट का रेशियो वो 25% है, ठीक है। अब हमें ना प्रॉफिट पता है और ना कॉस्ट पता है, यहां में से दोनों में से कुछ भी निकाल लिए तो बना लेंगे। अब यहाँ पे सुनो, ये कह रहे हैं कि हमारा क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब हो गया क्रेडिट सेल, वो 2 गुना है कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का, है ना। क्या लिखा है? क्रेडिट सेल 2 टाइम्स ऑफ कैश सेल, यही लिखा है। जो लिखा है उसको लिख लेते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? कह रहा है इफ द क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 8 लाख। अच्छा, क्रेडिट सेल वो बता रहे हैं कि 8 लाख का है, यानी सिंपल हो गया कि कैश सेल मेरा कितने का है? कैश सेल मेरा कितने का है? 4 लाख। कैश सेल्स इज इक्वल टू 4 लाख। अच्छा, टोटल सेल कितने का हो गया भाई? टोटल सेल कितने का हो जाएगा सिद्दीका? 8 लाख क्रेडिट और 4 लाख कैश, कितना हो गया? बोलती नहीं, जिससे पूछ रहे हैं उसका जुबान ही नहीं खुल रहा है, नालायक कहीं की। ये तो निकल गया जीपी रेशियो में जो नीचे बैठेगा सेल, 12 लाख हो गया ना। ये तो नीचे जो बैठेगा उसका निकल गया। अब हमें क्या निकालना है? प्रॉफिट निकालना है। अब ध्यान से देखो, इसमें आगे कुछ लिखा है नहीं। अगर मेरा, इधर ध्यान से समझना, अगर मेरा कॉस्ट पे, प्रॉफिट पे, सेल पे, यही तो 3 रेशियो देते हैं ना वो हमेशा। कह रहे हैं कॉस्ट पे 25% प्रॉफिट है, तो जिस पे 25% प्रॉफिट है उसको 100 मान लें। प्रॉफिट कितना है? 25 रुपया, तो सेल कितने का? 125 का। अगर 125 के सेल पे 25 रुपया प्रॉफिट हो रही है तो 12 लाख के सेल पे कितना प्रॉफिट होगा? निकाल लेंगे। रेशियो से समझो, 100 रुपए के सेल कॉस्ट थी, 25 रुपए का प्रॉफिट होता था, माल 125 का बिकता था। यानी हम ये कह सकते हैं 125 का अगर मेरा सेल है तो मेरे प्रॉफिट कितनी है? 25 रुपए। तो यहां पे प्रॉफिट कितना आ जाएगा?
हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट ऊपर रहेगा और किससे कंपेयर कर रहे हैं, सेल से। सेल कितना है, सेल कितना था, 12 लाख। तो 12 लाख का सेल कर लो, बताओ भाई कितना आ गया, 2,40,000 का मेरा जीपी निकल गया। इसी का परसेंटेज चाहिए आपको, क्या फॉर्मूला है, 2,40,000 दैट इज जीपी और डिवाइड बाई सेल यानी 12 लाख और इंटू 100 यानी कि 20%। ठीक है समझ में आया, फिर से समझा दें, समझ गए हो। हम तो ओरली आंसर से जीपी और एसपी को शिफ्ट कर लेते थे, लेकिन इसको पूरा करके दिखाना था इसलिए ऐसा दिखाया। इन्होंने पहले कंडीशन में ये लिखा है कि क्रेडिट सेल का वैल्यू कैश सेल के 2 गुना है। हमने रिलेशन लिखा, क्रेडिट सेल इन्होंने दिया 2, इधर क्या कैश सेल निकल गया, कैश सेल 4 लाख का टोटल सेल, हाँ क्रेडिट और कैश इन दोनों को मिला के 12 लाख का टोटल सेल हुआ। फिर ये एक रिलेशन इन्होंने दिया ऐसा, हाँ बोलो क्या बोल रहे हैं, जिससे कंपेयर, जैसे यहाँ पे हमें एसपी और प्रॉफिट का, यहां भी तो एसपी और प्रॉफिट का, क्योंकि ये क्या है, ये एसपी है ना, तो एसपी और प्रॉफिट में तो रेशियो देखना पड़ेगा। तो जो निकालना होता है वो ऊपर रखते हैं, जो ऐसे समझो इसको, थोड़ा बचपन में पढ़ाया था, इधर दिखाओ जरा हम ऐसे पढ़ते हैं, हमें प्रॉफिट निकालना है तो हम यहाँ प्रॉफिट रखते हैं, दाएं तरफ रखते हैं। बचपन में आपके स्कूल के टीचर लोग सिखाए होंगे कि जो निकालना होता है वो दाएं। बच्चे ना गड़बड़ कर देते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, वो हो गलत हो गया, फिर काट के फिर लिखते थे, याद आ रहा है। ये जो निकालना होता है हमेशा क्या लिखते हैं, वो राइट साइड होता है। बैठो 2 मिनट। 125 रुपए का अगर सेल है तो मेरा प्रॉफिट कितना है, 25 रुपया। 1 रुपए का सेल है तो 25 बाई 125 हो रहा है। यही तो बता रहे हैं वहां पे। अब ऐसे 2 लाइन लिखते तो तुम्हें अच्छा लगता है, और एक बार में डायरेक्ट बिठा देता तुम्हें खुजली हो जाती है कि भाई ये कैसे कर रहे हैं। अब यहाँ पे 12 लाख का अगर सेल है तो प्रॉफिट कितनी होगी, 25 बाई 125 इंटू 12 लाख। यही तो करते हो मुन्ना भाई एमबीबीएस। क्या होगा, कितना आएगा, 2,40,000 का आपका प्रॉफिट है। तो सिंपली एक तरीका है, जो निकालना होता है वो ऊपर रखते हैं। अरे महाराज ये कह रहा है कि 125 का माल बेचे 100 रुपया कॉस्ट है, तो 1 रुपए का माल बेचेंगे 100 रुपए कॉस्ट हो गया, और यहाँ पे बैठा दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा। तो इसमें क्या ज्ञान दे दें हम यहाँ, जो निकालना था ऊपर, हाँ, और जिससे कंपेयर कर रहे थे वो नीचे होता है। तो यहाँ पे सेल पे, अगर हम ये सेल से क्यों लिए, क्योंकि हमारे पास सेल प्राइस है। अगर मेरे पास कॉस्ट प्राइस होता तो हम यहाँ 100 लेते बस। ये तो शिशु में सीखते थे, जब बच्चे पतंग उड़ाते थे। अब आगे हम नहीं बोलेंगे, आगे तुम समझ ही गए। जब तुम ठीक से चल भी नहीं पाते थे तब तुम सीख लिए थे सब, फिर से भूल रहे हो। तो ये आप ना जीपी का पूरा सवाल करके आइएगा, होमवर्क आपको दे दें। क्वेश्चन नंबर 79, नहीं 79 में ऑपरेटिंग भी रेशियो है। ऑपरेटिंग मत निकालिएगा, केवल जीपी तक निकालिएगा। हम थोड़ा धीमे चल रहे हैं, हम कोशिश करते, हम सोचे थे आज पढ़ा देंगे पूरा 5 रेशियो पढ़ा करके, लेकिन बच्चे आए नहीं, तो धीरे धीरे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हड़बड़ी नहीं है, भाग के जाना कहाँ है हमें। तो आज के लिए इतना रखते हैं। आपका होमवर्क 79 तक है, 79 तक बनाइएगा। कोई डाउट होगा तो पूछेंगे, पीछे का भी बनाइएगा। जिनका एग्जाम्स हो गया वो फुल लग जाओ काम पे, जिनका नहीं हुआ है वो थोड़ा सा धीरे धीरे चलो, क्लास में भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए सबको हाँ, तब तक के लिए सबको नमस्ते, टाटा, बाय बाय, खुशी से जाइए, मौज करिए।